नमस्कार प्रिय स्टूडेंटों, मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने मेरी मैथ की क्लास देखी होगी। तो अब मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आगे बढ़ने के लिए मैंने आपको एक टॉपिक लिखा, दिष्ट धारा के सिद्धांत, जिसे आप डीसी थ्योरी के नाम से जानते हैं। उस डीसी थ्योरी में आपको पहला पद जो है वो विभव मिलेगा। तो विभव के बारे में मैं पहले वीडियो में आपको चर्चा कर चुका हूं। पोटेंशियल, फिर भी मैं एक बार फिर कह रहा हूं आपसे कि इकाई आवेश को अनंत बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। फिर मैंने आपको दूसरा शब्द जो है वो बताया था, विद्युत वाहक बल। EMF। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स को गति में करने वाले बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर मैंने तीसरा पद आपको जो है वो विभवांतर बताया, जो हमारे डीसी थ्योरी में शुरुआत में ही है ये चीजें। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पीडी, तो मैंने आपसे कहा था कि दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। फिर लास्ट में जाकर के मैंने आपको वोल्टता बोला, वोल्टेज बोला, और उसके लिए आपसे प्रश्न किया था। अब इन चारों के मात्रक मैंने आपको एक ही बताया, वो है वोल्ट। दूसरा जो डीसी थ्योरी में इन चारों के बाद जिसका नंबर आता है वो है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह में बाधा डालने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन आपको यह भी बताया मैंने कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। कुछ ऐसी से संबंधित भी मैंने आपको प्रेरक प्रतिबाधा, धारितीय प्रतिघात, प्रतिबाधा, ऐसे शब्द भी आपको परिचय में कहे। अब मैं डीसी थ्योरी है इसलिए इसमें प्रतिरोध की मैंने आपको परिभाषा कर दी, मात्रक बता दिया। लेकिन इसका मानक जो है एक ओम का जो परिभाषा दी जाती है वो पहला आपका कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है कि एक ओम को मानक रूप से कैसे परिभाषित किया गया है। तो आप देखते हैं कि पारे के स्तंभ, अब एक ओम को परिभाषित इंटरनेशनल आधार पर कैसे किया जाता है कि एक समान मोटाई यानी एक समान व्यास के कांच की नलिका में 106.3 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ, जिसका भार 14.572 ग्राम हो,
उपस्थित बाधा को 1 ओम कहते हैं। तो अब यहां एक शर्त भी है इस परिभाषा में कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो मैं आपको खुल करके व्याख्या करूंगा कि यह शब्द क्यों लिखा गया, और आप विचार कीजिए तब तक। दूसरा जो इसके साथ शब्द जुड़ा हुआ है वो ये है कि आप 1 ओम की परिभाषा जिस आधार पर देते हैं वो क्या है। तो R बराबर आप V/I लिखते। यहां मैं इस सूत्र को क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं एक प्रश्न आपको और बताना चाह रहा हूं कि 1 ओम का अर्थ होता है। तो यहां देखिए कि 1 वोल्ट के वोल्टता स्रोत से किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जो बाधा उत्पन्न होती है वो 1 ओम कहलाती है। लेकिन यहां देखिए V/I, V का मात्रक क्या बताया आपको, वोल्ट, और I यानी धारा का मात्रक आपको शुरू में बता चुका हूं मैं, एम्पियर। तो 1 ओम को वास्तव में वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहा जा सकता है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, फिर ओम का अर्थ क्या हुआ, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो ऐसा ऑप्शन भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में मिलेगा, जो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो ओम ही सुना, ये कहां से आ गया। इस पर भी विचार करना। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में मैं आगे ले चलता हूं आपको कि जो DC है, 2 धाराएं हमारी, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, जिसे आप डायरेक्ट करंट यानी DC कह रहे हैं, इसे आप जो है अल्टरनेटिव करंट कह रहे हैं, AC कह रहे हैं। तो ये एक चालक तार है जिसका निश्चित प्रतिरोध है। अब एक ये AC में लगा हुआ चालक तार है, उतने ही प्रतिरोध वाला। तो DC जब प्रवेश करेगी इस चालक में तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया में अंदर तक जाती है, अंदर होकर के प्रवेश करती है। इसलिए आपने DC के तारों पर इंसुलेशन कम पाया होगा, लेकिन रोधन के कदम तो फिर भी इसमें बहुत जरूरी होते हैं उठाना। अब देखिए AC की प्रवृत्ति मैंने बताई, ये सतह पर चलती है, इसमें स्किन इफेक्ट पाया जाता है। इसलिए इसको नग्न तारों के रूप में जो है अपन पर विद्युत परिपथ में घर में काम में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसका इंसुलेशन करना पड़ता है। अगर कहीं से इंसुलेशन छिल गया तो सतह पर चल रहे इलेक्ट्रॉन्स आपको तुरंत विद्युत झटका पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज की विवरण जो है, वर्णन जो है, मैं आपको ऐसी थ्योरी में करूंगा। अब DC की ये बात समझ में आ गई आपके कि ये क्रॉस सेक्शन में, चालक तार की क्रॉस सेक्शन में जाती है। और आप जानते हैं कि प्रतिरोध मापने वाला यंत्र आपने सुना है ओम मीटर। तो ओम मीटर द्वारा जो प्रतिरोध मापा गया उस प्रतिरोध को
आप क्या कहते हैं, क्या वो एक्चुअल प्रतिरोध था, एक्चुअल वैल्यू है? तो इसकी भी हम खुल करके डीसी में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ओम मीटर से नापा जाता है इसको, या आपने मल्टीमीटर का नाम सुना होगा, या आपने मेगर का नाम सुना है प्रतिरोध नापने के लिए। तो इनकी मैं आपको अलग अलग व्याख्या करूंगा, लेकिन प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो ओम मीटर ने या मल्टीमीटर ने या मेगर ने जो प्रतिरोध नापा, उस प्रतिरोध नापते समय इन तीनों यंत्रों में कौन सी धारा थी? डीसी। क्या आपने ओम मीटर में कभी जो है एसी से प्रचालित करके और फिर प्रतिरोध मापते देखा है? ना आपने मल्टीमीटर में देखा होगा, ना मेगर में देखा होगा। तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि ये तीनों यंत्र प्रतिरोध मापने का काम करते हैं, और इन तीनों यंत्रों से जो प्रतिरोध मापन होता है उसे कहा जाता है डीसी प्रतिरोध। और मैं ये कह रहा हूं आपसे यहां कि यही प्रतिरोध की जो वैल्यू आपको है वो वास्तविक वैल्यू नहीं होती प्रतिरोध की। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं पहले अगला पद जो है, जिसको मैंने प्राचल भी कहा था, इन तीनों को वोल्टता, प्रतिरोध और धारा, करंट। प्राचल का इंग्लिश नाम होता है पैरामीटर। तो तीन प्राचल हुए आपके, जिन पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की पूरी फाउंडेशन टिकी हुई है। अब देखिए, इन प्राचलों के बीच सबसे पहले जो संबंध स्थापित करने वाले थे वो थे ओम। तो उन्होंने, ओम ने अपना नियम दिया कि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती, यानी I समानुपाती B। अब ये जब प्रैक्टिकल किया था उन्होंने, तो मैं बताऊंगा कि उन्होंने कैसे किया था। अब देखिए, मैंने क्या कहा, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा चालक तार के उत्पन्न सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, जबकि भौतिक अवस्था और तापमान स्थिर रखा जाए। तो ओम के नियम की यहां एक प्रश्न बन जाता है, ओम के नियम की सबसे बड़ी शर्त क्या है? भौतिक अवस्था और तापमान स्थिर रहे। ओम ने स्पष्ट रूप से लिखा कि मेरा नियम तभी लागू होगा जब भौतिक अवस्थाएं और तापमान स्थिर रहे। अब अपन इसमें ओम के नियम को क्या डीसी थ्योरी में पढ़ते हैं, तो इसलिए कई स्टूडेंटों के एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि ओम का नियम केवल डीसी पर लागू होता है। क्या एसी में वोल्टता और धारा का कोई संबंध नहीं चलता? इस पर भी विचार कीजिएगा। तो हम अगर कहें तो ये कहेंगे हम, हमारा राइट आंसर होगा कि एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है। इसकी भी मैं
प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली तरीके से व्याख्या करूंगा। लेकिन अभी ओम का नियम बता रहा हूं मैं। तो 3 प्रश्न हो चुके हैं अब तक ओम के नियम के, कि ओम का नियम लागू किया जा सकता है एसी और डीसी परपथों में। दूसरा प्रश्न हो गया, ओम के नियम के आवश्यक प्रतिबंध क्या है? भौतिक अवस्था और तापमान स्थिर रहे। तीसरा प्रश्न, जो बिजली बोर्ड 2013 में रखा गया था कि ओम के नियम का मानक सूत्र क्या है? तो जैसा मैंने परिभाषा से कहा आपको कि आई समानुपाती भी, अब कोई भी चीज किसी के प्रोपोर्शनल या समानुपाती चलती है तो उसे हटाने के लिए समानुपाती के चिन्ह को हमें एक नियतांक की जरूरत पड़ती है। तो ओम ने समानुपाती को हटाने के लिए प्रतिरोध को नियतांक लिए बनाया और उन्होंने अपना मानक सूत्र दिया I बराबर B बटे R, नॉट इक्वल टू, यूं नहीं कहा था उन्होंने कि B बराबर IR मेरे नियम का फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये वास्तव में वोल्टता पतन, जिसे आप वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे, और वोल्टेज ड्रॉप क्यों कहेंगे अभी मैंने आपको वोल्टता और दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया वोल्टता पतन की पूरी तरीके से व्याख्या नहीं की। तो अब देखिए अगला बात आती है कि ओम ने जो है वो अपना नियम दिया और उसका मानक सूत्र था B बटे R। अब इसी से आप जो है B बराबर IR निकाल लेते हैं, R बराबर B बटे I निकाल लेते हैं, और ये तीनों फार्मूले ओम लॉ के नाम से जाने जाते हैं, जिनके आपको वैल्यूज के सवाल भी आते हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं। अब देखिए, तो ओम ने ये नियम प्रतिपादित कर दिया। अब उसने एक चीज देखी, जो उसने शर्त रखी थी, वो क्यों रखी थी ये सुन लीजिए, कि वो जिस कमरे में प्रयोग कर रहे थे उस कमरे में उन्होंने देखा कि धारा और वोल्टता एक दूसरे के समानुपाती चल रही है, यानी विभवांतर समानुपाती चल रहा है। लेकिन वो दूसरी जगह जब उसी चालक पर उतने ही वोल्टता स्रोत से करंट गुजारी तो उनको आश्चर्यजनक बात सामने आई कि वहां पर धारा और वोल्टता के बीच वो वैल्यू नहीं आई थी गणना करने पर जो पहले आई थी। तो यानी भौतिक अवस्था बदली। कैसे बदली? आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ का वातावरणीय जो है अलग होता है, एटमॉस्फेयर अलग होता है। और फिर टेम्परेचर के मामले में देखें तो टेम्परेचर जो है, कहीं आप जो है आप मीडिया पर देखते हैं कि कहीं का टेम्परेचर कितना, कहीं का कितना, तो टेम्परेचर में भी फिर अंतर आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें अगर बदलेंगी तो मेरा नियम लागू नहीं होगा। अब देखिए कि भौतिक अवस्था से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। तो उन्होंने प्रतिरोध के अपने नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें ओम के प्रतिरोध के नियम कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रयोगों और निष्कर्षों के आधार पर पहली बात प्रतिरोध के संदर्भ में कही कि किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है।
देखते हैं आप, वैसे भी जैसे जैसे चालकता की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रतिरोधक मान भी बढ़ जाता है। वो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगा आपको कि कैसे उन्होंने जो है ये प्रैक्टिकली करके दिखा था। अब देखिए आर यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध, दूसरा उन्होंने नियम दिया कि किसी चालक तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल यानी कटाक्ष क्षेत्रफल, और इंग्लिश में कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे मोटाई बढ़ती है चालक तार का प्रतिरोध कम होता है, और जैसे जैसे मोटाई यानी व्यास कम होता जाता है प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि एक प्रश्न आया था बिजली विभाग में, बहुत ही सरल प्रश्न था कि 20 mm व्यास वाले और 10 mm व्यास वाले समान धातु के चालक हैं, बताओ कौन से चालक का समान लंबाई के हैं, बताओ कौन से चालक का प्रतिरोध अधिक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो पतले तार का प्रतिरोध हम ज्यादा पाते हैं जबकि मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। अब इसकी पूर्ण रूप में प्रैक्टिकली व्याख्या के लिए आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको पूरी व्याख्या फिर अगली वीडियो में बताऊंगा। तो प्रैक्टिकली रूप से अब देखिए तीसरी बात उन्होंने जो कही वो ये शब्द से जुड़ी हुई है, भौतिक अवस्था। पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मटेरियल। तो पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे मैं आपको बता दूं उदाहरण के लिए, जैसे कॉपर का वायर है उतने ही लंबाई का उतने ही मोटाई का है, एक एल्यूमिनियम का वायर है उतने ही लंबाई का उतनी ही मोटाई का है, तो दोनों के प्रतिरोध भिन्न क्यों पाए जाते हैं? तो वो क्या है, उनकी आणविक संरचना के कारण उनके प्रतिरोध अलग अलग पाए जाते हैं, और इस कारक को उन्होंने आणविक संरचना के कारण जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स बहने का जो बाधा होती है, प्रतिरोध होता है, उसे विशिष्ट प्रतिरोध नाम दिया। क्या नाम दिया? विशिष्ट प्रतिरोध। यह भी आपको डीसी थ्योरी में मिलेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे निम्न में प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। अब देखिए चौथा, अब ये चीज भौतिक यानी पिंड की संरचना और उसके बारे में भौतिकी में ही अध्ययन किया जाता है, इसलिए भौतिक अवस्था शब्द जोड़ दिया। लेकिन अब तापमान की बात करें तो उन्होंने देखा कि इस कमरे का तापमान अलग है और दूसरे कमरे का तापमान अलग है, तो वहां उन्होंने प्रतिरोध में अंतर देखा मान, जबकि चालक तार की लंबाई समान थी, मोटाई समान थी और पदार्थ की प्रकृति भी समान थी। तो उन्होंने बताया कि पदार्थ का विशिष्ट संरचना के कारण एक ताप गुणांक भी होता है, यानी तापमान पर भी प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। उन्होंने दो प्रकार के जो है प्रतिरोध बताए फिर ताप गुणांक के आधार पर। एक आपने जनरली आपको खूब सुनाया जाता है और आप सुनते हैं पीटीसी, एक सुनते हैं आप एनटीसी। तो पीटीसी का मतलब वे पदार्थ जिनका ताप
मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उनका रैखिक रूप से प्रतिरोध के मान में यदि वृद्धि होती है तो ऐसे पदार्थ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट धनात्मक ताप गुणांक कहते हैं, पीटीसी कहते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने उदाहरण में तांबा है, एल्यूमिनियम है, ये दिए। अब देखिए एनटीसी किनको कहा कि वे पदार्थ जिनका ताप मात्र 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उनका प्रतिरोधक मान कुछ रैखिक रूप में कम हो जाता है, ऐसे पदार्थों को उन्होंने ऋणात्मक ताप गुणांक कहा। एनटीसी कहा। अब देखिए यहां आपने पेपरों में जब हल करा रहे होंगे आपको टीचर्स, तो एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि श्रेणी श्रृंखला में या श्रेणी या श्रृंखला में जुड़े हुए लघु वोल्टता के लैंप में धारा प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, जिसके कारण लैंप के फ्यूज होने का डर रहता है। इसके लिए कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयुक्त करते हैं? तो वो आपका आंसर क्या होगा? एनटीसी, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा लघु वोल्टता बल्ब वाले बल्ब होते हैं, उनमें रबर की कैप, प्लास्टिक की कैप, इस तरीके की कैप आती हैं। तो इसमें ऋणात्मक के अंतर्गत, जो ऋणात्मक ताप गुणांक के अंतर्गत जो पदार्थ थे वो कागज, प्लास्टिक, रबर इत्यादि को बताया। अब देखिए इन दोनों को मिलाकर के भी एक नया नाम दिया जाएगा, और फिर प्रतिरोध के पीटीसी या एनटीसी ही 2 प्रकार नहीं, आपको एक बताया जाएगा एलडीआर, लाइट डिपेंड रेजिस्टेंस, एक आपको बताया जाएगा बीडीआर, वोल्टेज डिपेंड रेजिस्टेंस, एक पीटीसी एनटीसी आप सुनते ही। तो अब देखिए आप, जिनकी मैं खुल करके व्याख्या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नामक चैप्टर में करूंगा, इसीलिए मैंने कल कहा था कि विद्युत से परिचय अभी पूरा नहीं हुआ है। और अब देखिए आप कि यहां आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं मैं कि प्रतिरोध के बाद प्रतिरोध के नियम बन गए तो यहां आंकिक प्रश्न भी बने। जैसे आपसे कह दिया जाता है कि इतने लंबे और इतने लंबे 2 चालक तार हैं, एक ही धातु के बने हुए हैं, बताओ किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो लंबाई जिसकी अधिक होगी उसका प्रतिरोध आप ज़्यादा बता देते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्शन उस समय समान कहना चाहिए। अगर चेंज हो गया तो फिर प्रतिरोध के मान में भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इतने mm, इतनी लंबाई वाले 2 समान चालक, या कहते हैं इतने व्यास और इतने व्यास वाले समान लंबाई वाले चालक। तो उस स्थिति में ध्यान रखें कि कहीं क्रॉस सेक्शन तो एरिया चेंज नहीं हो गया, तो उस हिसाब से आप आंसर दें। पदार्थ की प्रकृति, तो विशिष्ट प्रतिरोध का अब ध्यान रखना है आपको। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि केबल निर्माता, कुछ प्रश्न करना चाह रहा हूं मैं इस शुरुआत में आपसे कि केबल निर्माता केबल का निर्माण करते समय या चालक का निर्माण करते समय एक निश्चित प्रतिरोध का मान उस पर अंकित करते हैं। उसके बावजूद भी जब आप ओम मीटर या मल्टीमीटर या मेगर से प्रतिरोध नापते हैं तो उसमें भिन्नता आती है। क्यों? यह मनन कीजिएगा। दूसरी बात,
आपने देखी होगी कि केबल निर्माता केबल की धाराधारिता, जो भी है मैं आपको डीसी थ्योरी में बताऊंगा, करंट, कैपेसिटी, का कैसे आकलन करते हैं। अच्छा, मैं अब मान लूं कि आप वायरिंग कर रहे हैं और आपको आपके घर में वायरिंग करनी है और वहां आपको 20 एम्पियर तक के लेने वाली युक्तियां लगानी है, तो उसके लिए आप बाजार से कितनी धारा क्षमता वाली केबल लाओगे, यह भी एक प्रश्न हो गया आपके लिए। दूसरा कि 2 प्रकार के आपके परपथ होते हैं, एक प्रकाश परपथ, प्रकाश और पंखा परपथ भी कह देते कभी कभी, पंखा और प्रकाश परपथ, लाइट एंड फैन सर्किट। दूसरा आप देखते हैं शक्ति परपथ, पावर सर्किट। इनमें भी युक्तियों का प्रयोग करते समय हमें वायरिंग में बहुत सारे नियम बताए। तो आज मैं उस चीज की थोड़ी सी आपको क्लियरिफिकेशन कर दूं कि जो केबल निर्माता केबल पर प्रतिरोध का मान अंकित करते हैं, या कोई वायरमैन आपका जब वायरिंग करता है तो डोरियों की साइज mm में वो लाता है और mm के साइज के आधार पर करंट की वैल्यू का कैसे पता चलाते हैं कि इतनी करंट इस परपथ में लोड सहन कर लेगी, वो आपने जो वायर लगाया है। तो ये एक प्रैक्टिकली क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकली पढ़ाने से हल नहीं होंगे। अब देखिए, तो ओम का नियम देख लिया, ओम के प्रतिरोध के नियम देख लिए। अब हम को जो वोल्टता और धारा से संबंधित जो डीसी थ्योरी में जिस नियम के बारे में आप आते हैं वो सुनने को मिलता है हमें किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ ने अपने 2 नियम प्रतिपादित किए, एक को आप धारा का नियम के नाम से जानते हैं, दूसरा आप जो है वोल्टता के नियम से नाम से जाना जाता है। तो क्या इस धारा नियम के और नाम भी हैं, ऐसा प्रश्न आ चुका है। देखिए कि किरचॉफ के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सब थे, देखिए पहले धारा नियम भी था उसमें, फिर बिंदु नियम भी था, फिर तीसरा आपका संधि नियम या जंक्शन लॉ, चौथा आपका उसने दे रखा था ऑप्शन में कि नोड लॉ, नोड नियम। तो आप मुझे बताना कि इनमें से किरचॉफ के प्रथम नियम सारे हैं या कौन सा सही है, कमेंट्स जरूर करना इस बात पर। अब मैं वोल्टता के नियम का भी एक नाम आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कल इन पर हमें बहुत गहरी चर्चा करनी है। तो वोल्टता का नियम जो है वो दूसरे नाम से जाना जाता है मेश या लंगर नियम। इसे मेश या लंगर नियम क्यों कहते हैं, इस बात पर भी गौर करना। तो मैं रामानंद शर्मा, रामानंद टेक्निकल क्लासेस से सभी स्टूडेंटों के सामने
ये प्रश्न प्रैक्टिकली रूप से रख रहा हूं जो कंपटीशन में आपके बौद्धिक स्तर, प्री का मतलब बौद्धिक स्तर की जांच करेंगे कि आप प्रिपेयर हैं या नहीं, उसके लिए बहुत जरूरी है आपको। और मैंने मैथ की वीडियो में एक कहावत कही कि गधा पंजीरी खा रहे और मीठी कम बता रहे। वो ना तो मैंने किसी स्टूडेंटों के लिए कहा ना टीचरों के लिए, मैंने तो आपको आर्ट वाले जो ITI होल्डर हैं और वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, और एक साइंस वाला उनके साथ परीक्षा देता है, वो भी ITI की डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, और फिर वो उनसे आगे बाजी मार ले जाता है, जबकि उसकी मेहनत कम होती है और आपकी मेहनत ज़्यादा होती है। तो फिर देखिए कि आप दिन रात इस डिग्री को लेते हैं मेहनत करके, और उसने भी लिया, हालांकि मैं ये मानता हूं, लेकिन उसके बौद्धिक स्तर में साइंस की दृष्टि से, टेक्निकली दृष्टि से कितना अंतर है और आप में कितना अंतर है, तो आपको प्रैक्टिकली होना पड़ेगा और थ्योरेटिकली भी सोचना पड़ेगा। पहले प्रैक्टिकली देखें फिर थ्योरेटिकली पे आए। तो धन्यवाद। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, और मुझे आगे किस तरीके से आपको मेरे अनुभव को ट्रांसफर करना है, ऐसे सुझाव, चाहे वो अभिभावक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई अनुदेशक हो, मैं मेरे को अनुदेशक कह रहा हूं, मैं किसी को टीचर नहीं कह रहा, इस बात को आप खूब जानते हैं, इंस्ट्रक्टर जो है, उन सभी से निवेदन करता हूं कि प्रैक्टिकली बनाएं और प्रैक्टिकली ही ज्ञान दें, जिससे प्रैक्टिकली जीवन में जो आने वाली डिफ़िकल्टीज हैं, जैसा मैंने मेरी मोटिवेशन वीडियो में मेरे बारे में बताया था, वो आपके सामने न आए। और मैं मेरी इस कोशिश से मेरी भांजी नेहा कौशिक को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकूं। धन्यवाद।